वेलकम टू ओनली आईएएस। आज 31 अगस्त 2020। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़ और देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारे पहले क्वेश्चन में बायोकार के बारे में बातें की गई हैं। बायोकार के बारे में आपको ये बताना है कि जो 3 बातें आपको बताई गई हैं इनमें से कौन सा बायोकार से इंक्रीज़ होगा। क्या बायोकार से एसिडिक सॉइल की सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज़ होगी? क्या बायोकार से एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी? क्या सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है ये इंक्रीज़ होगी? आपके पास ऑप्शंस हैं, सही जवाब बताइए। अगर आपने सही जवाब सोच लिया हो तो बात करेंगे। देखिए, अगर आपको बायोकार के बारे में पता है तब तो आसानी हो जाएगी। अगर आपको बायोकार के बारे में कुछ नहीं भी पता तब भी आप यहाँ पे एक वर्ड ध्यान दे सकते हैं, दैट इज़ बायो। मतलब कोई बायोलॉजिकल कंपाउंड तो इस बायोकार में ज़रूर होगा। तो वो क्या हो सकता है? प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है। प्लांट या एनिमल को आप किसी भी फॉर्म में अगर सॉइल में मिक्स करेंगे तो उसकी फर्टिलिटी ऐड होगी या नहीं होगी? अगर सड़े हुए पत्ते या फिर कोई एनिमल जो होता है वो ह्यूमस बन जाता है तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को ऐड करते हैं। तो एसिडिक सॉइल का कुछ मामला हो सकता है, एटलीस्ट यू कैन हैव अ गेस। तो ये सही हो जाएगा। अगर आप सॉइल में मिक्स करेंगे तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अगर आप सॉइल की फर्टिलिटी को एसिडिक सॉइल में बढ़ा रहे हैं तो आप इस पॉइंट को लिंक करके भी जोड़ सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी जाएगी। अब चूंकि ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट ही है तो बायोकार अगर हम ऐड कर रहे हैं तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ होनी चाहिए। तो इस लिहाज से आप गेस लगा सकते हैं इस वर्ड बायो को पकड़ के, और आपका जो ऑप्शन है वो डी है। की तीनों चीज़ें इंक्रीज़ होंगी। हाल ही में घाना जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है वहाँ पर उन्होंने एक रिसर्च में ये बताया कि अगर हम बायोकार के एप्लीकेशन को इंक्रीज़ करते हैं सॉइल में तो जो काउपी है जिसे आप राजमा बोलते हैं उसकी क्रॉप यील्ड को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। एट द सेम टाइम हम क्लाइमेट चेंज को भी फाइट कर सकते हैं क्योंकि ये सॉइल को बहुत अच्छी तरीके से प्रभावित करता है। अब देखिए, बायोकार है क्या, मैं आपको ये बता देता हूँ। बायोकार एक प्रकार का चारकोल है। अब आपके मन में आया होगा चारकोल क्या होता है। तो चारकोल लकड़ी का कोयला होता है। देखिए, कोयला एक तो रॉकी फॉर्म में होता है, एक जो लकड़ी होती है वो भी कोयले में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो जो कोयला कन्वर्ट होता है उसे हम चारकोल कहते हैं। तो बायोकार भी एक प्रकार का ही इस प्रकार का चारकोल है जो कि आपको ब्लैक कलर में मिलेगा, कोयले की तरह ही आपको लगेगा मिक्स्ड फॉर्म में। लेकिन और ये देखिए, अगर आप सॉइल में जाता है, ये मिक्स होता है तो उसके कई तरीके के सॉइल हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। ये बनता कैसे है? देखिए, जिस प्रकार के मैक्सिमम चारकोल बनते हैं वैसे ही बायोकार भी बनता है। ये बायोमास से बनता है, मतलब जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स होते हैं उनसे बनता है। एक प्रक्रिया होती है पायरोलिसिस। आप इसे मतलब खुद से भी कर सकते हैं, मैनुअल फॉर्म में, लैब में भी कर सकते हैं, या फिर दूसरे मैकेनिज्म से भी कर सकते हैं। ये नेचुरल प्रोसेस में भी आता है जहाँ पर कोई चीज़ हाई टेम्परेचर पे डीकम्पोज हो जाती है। तो उस कंडीशन में आपको बायोकार मिल जाएगा। बायोकार आपकी जो ये सॉइल फर्टिलिटी है उसे ऐड करेगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, कुछ जो सॉइल बॉर्न डिसीज़ होती हैं उन्हें भी एलिमिनेट करेगा, न्यूट्रिएंट सप्लाई को इन्हेंस करेगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा। ये फ़ायदे होंगे बायोकार के। जो अगला प्रश्न है इसमें आपसे पूछा जा रहा है एक रिवर के बारे में। कुछ इन्फॉर्मेशन है उस रिवर के बारे में। पहली तो ये है कि ये केरला की 3rd लॉन्गेस्ट रिवर है, और दूसरा एक टेम्पल जो बहुत ही फेमस है, सबरीमाला टेम्पल, जिस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई थी इन अ टाइम, जो कि लॉर्ड अयप्पा को डेडिकेटेड है। वो टेम्पल भी आपको इसी नदी के किनारे मिलेगा। तो आपको नदी कौन सी है ये बताना है। 2 इन्फॉर्मेशन आपको दी गई, 3rd लॉन्गेस्ट रिवर है केरला की और सबरीमाला टेम्पल इसी के किनारे है। ऑप्शंस में है पेरियार रिवर, नैयार रिवर, पंपा रिवर और काबिनी रिवर। सही जवाब बताइए। अगर आपने अपना सही जवाब सोच लिया हो तो इसका सही जवाब सी यानी कि पंपा रिवर है। देखिए, पंपा रिवर जो है ये 3rd लॉन्गेस्ट रिवर है साउथ इंडिया की, केरला में, पूरे साउथ इंडिया की नहीं, साउथ इंडियन स्टेट ऑफ केरला में। पहले नंबर पे आपको पेरियार मिलेगा, देन जो भरत पूछा है वो मिलेगा। सबरीमाला टेम्पल इसी के किनारे है। देखिए, जो रिवर है इसे दक्षिण भागीरथी या रिवर बारिश के नाम से भी जाना जाता है। जो अगला प्रश्न है वो NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये है कि इसका जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है वो तो ये है कि जो कॉम्प्रिहेंसिव मिटिगेशन है, प्रिवेंशन, कंट्रोल और अबेटमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन, उसके लिए काम किया जाए। दूसरा ये है कि ये टेंटेटिव नेशनल टारगेट भी डिसाइड करता है इस प्रोग्राम में, जिसमें ये कहा गया है कि हम 20 से 30% तक रिड्यूस करेंगे क्या PM 2.5 और PM 10 का कॉन्सेंट्रेशन इन्वायरमेंट में 2024 तक, और जो बेस ईयर होगा दैट विल बी 2017। तो बताइए, यहाँ पे जो टारगेट्स दिए गए हैं या जो ये ऑब्जेक्टिव बताया गया है, क्या ये सही है NCAP के बारे में? अगर आपने अपना सही जवाब सोच लिया हो तो यहाँ पर 2 के दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बोथ 1 and 2 इज़ द आंसर। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने, जो कि एक प्रकार का दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक है, उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज़ की कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट के ऊपर। रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो टॉक्सिक डस्ट है वो कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन, मतलब जो मकान बनते हैं या फिर जो जर्जर मकानों को गिरा दिया जाता है,
उनसे जो पोल्यूशन बढ़ रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, जबकि हमारे पास टारगेट ये है कि हम इसे कम करेंगे 2024 तक 20 से 30%। ये टारगेट हमें नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत दिया गया है, जबकि हम इसे बढ़ा रहे हैं, तो दिक्कत है। बाकी यहाँ पे बताया गया है कि इसका एम तो यही है कि हम एयर क्वालिटी को मॉनिटर करेंगे और उसे बेहतर करेंगे। एनसीएपी जो स्कीम है, जो गवर्नमेंट है, उसका ये मानना है कि चूँकि ये लीगली बाइंडिंग तो है नहीं, और अगर कोई सिटी इसे फॉलो नहीं करता तो कुछ पेनल्टीज़ के भी प्रावधान नहीं है, तो इसीलिए लोग इस पर थोड़ा बहुत कम ध्यान देते हैं। एनसीएपी का काम तो ये है कि मल्टी स्केल लेवल पे कोऑर्डिनेशन को स्टैब्लिश किया जाए, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, लोकल बॉडीज़ के बीच में। सीपीसीबी जो है वो एग्जीक्यूट करेगी नेशनल वाइड प्रोग्राम्स को, जो कुछ भी एनसीएपी के तहत लॉन्च किए जाएंगे। जो अगला प्रश्न है वो नया सवेरा स्कीम के बारे में है, किस मिनिस्ट्री के तहत इंप्लीमेंट की जा रही है, ये आपको पूछा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। दीज आर द 4 ऑप्शंस। बताइए नया सवेरा स्कीम किस मिनिस्ट्री की है ये। अगर आपने सही जवाब सोच लिया हो तो मैं बता दूं कि ये जो सही जवाब है दैट इज़ ए, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। नया सवेरा स्कीम में देखिए होगा ये कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ से बिलोंग करते हैं उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर करवाया जाएगा, ताकि उनका जो पार्टिसिपेशन है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स में इंक्रीज़ हो सके। इसके लिए उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा या फिर फ्री कोचिंग वगैरह अवेल करवाने के लिए जो भी प्रावधान होंगे वो किए जाएंगे, जिसके लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस को सिलेक्ट भी किया जाएगा। जो अगला प्रश्न है वो एक इन्फॉर्मेशन आपको देता है, उसके बाद एक सवाल पूछता है, वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी जो हमारे पड़ोसी देश हैं, ऐसे देश जिनका लैंड बॉर्डर हमारे साथ मिलता है, उनके जो बिडर्स हैं उनके पब्लिक प्रोक्योरमेंट को रोक दिया है, साइटिंग ग्राउंड ऑफ डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी, कि हमारे जो डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी है उसको कंसर्न है। इसी के बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट है, जो रेगुलेशन ये जारी किया गया है उसके बारे में 3 स्टेटमेंट आपके सामने हैं। पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए बिडर्स आते हैं जो बिड करते हैं कि हम सरकार को ये सामान सप्लाई करेंगे, इतने कम में सप्लाई कर देंगे, तो उन्हीं बिडर्स की हम बात कर रहे हैं। पहला स्टेटमेंट तो ये है कि जो बिडर्स इन कंट्रीज से आएंगे वो तभी यहाँ पर कुछ भी प्रोक्योरमेंट वगैरह कर पाएंगे, या फिर उनसे जो प्रोक्योरमेंट किया जाता है, ठीक है, वो तभी हो सकता है जब वो रजिस्ट्रेशन कमेटी के तहत रजिस्टर्ड हो। दूसरा ये है कि स्टेट गवर्नमेंट इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करेंगे सभी प्रकार के पब्लिक प्रोक्योरमेंट के ऊपर, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो प्रोक्योरमेंट हो रहा है उसमें ये लागू नहीं होगा। और जो तीसरा स्टेटमेंट है वो ये है कि जो रजिस्ट्रेशन कमेटी होगी उसे प्रॉपर रीज़न एक्सप्लेन करना होगा अगर वो किसी बिडर के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। अगर आपने सही जवाब सोच लिया हो तो हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर एक वर्ड ऐड किया गया है दैट इज साइटिंग ग्राउंड्स ऑफ डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी। तो आपको लगता है कि कहीं पर डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी की बात होगी और वहाँ पर कोई रीज़न बताया जाएगा, ये बहुत अनयूजुअल है। जब हमारे डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो कोई बातचीत नहीं होती, बस एक्शन लिया जाता है। इन दैट केस रीज़न बताया जाएगा, ऐसा तो होगा ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सही जवाब ए निकलेगा, 1 and 2 ओनली। थर्ड स्टेटमेंट इसीलिए इनकरेक्ट है जो मैंने आपको बताया। तो अभी ये जो हमारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हम लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं उनके लिए इस रूल को लागू किया गया है। ऐसा जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 को अमेंड करके किया गया। एफडीआई वगैरह के लिए भी नॉर्म्स लगाए गए कि उनको भी कुछ प्रायर अप्रूवल लेना होगा। जो बिडर्स होंगे उन्हें मैंडेटरी पॉलिटिकल और सिक्योरिटी क्लियरेंस की आवश्यकता पड़ेगी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का रेस्पेक्टिवली, ठीक है। आर्टिकल 257 क्लॉज 1 का इस्तेमाल किया गया है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया गया है कि वो पब्लिक प्रोक्योरमेंट के मामले में इस ऑर्डर को इंप्लीमेंट करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के लिए एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का निर्माण करेंगे, लेकिन सेंट्रल के लेवल पे जो सिक्योरिटी क्लियरेंस वगैरह रिक्वायर्ड है वो तो ज़रूरी रहेगा। जो अगला प्रश्न है वो अटॉर्नी जनरल के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये है कि वो यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के प्राइमरी लॉयर होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। दूसरा ये है कि उनके पास जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करने का राइट होता है और वो वहाँ पर अपना वोट भी कास्ट कर सकते हैं। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। अगर आपने अपना सही जवाब सोच लिया हो तो हम बात करेंगे। देखिए अगर आपके पास पॉलिटी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आप एक पॉइंट समझ सकते हैं, वो ये है कि पॉलिटी में होता ये है कि जो हमारे लिए लॉज बनाते हैं वो वही लोग बना सकते हैं जिन्हें हम चूज़ करके भेजते हैं, यानी कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स। दैट इज़ डेमोक्रेसी। इसे ही तो डेमोक्रेसी कहा जाता है। मतलब हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ही हमारे लिए कानून बना सकते हैं और वही हमारी ओर से वोट कर सकते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड कि जो अटॉर्नी जनरल है उसे हम चुन के तो नहीं भेजते,
और अगर इस बंदे को हम चुनकर नहीं भेजते तो ये हमारी तरफ से वोट कर सकता है क्या? अगर वो ऐसा करेगा तो जो डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल है ये उसके खिलाफ हो जाएगा, एंड दैट इज़ द केस, जिसकी वजह से उसे इस काम के लिए अलाउ नहीं किया जा सकता। ऑल्दो दे कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट बट दे कैन नॉट कास्ट देयर वोट। तो ये दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा, वन ओनली विल बी आंसर। यहाँ पर देखिए सेकंड स्टेटमेंट के गलत होने का कारण मैंने आपको समझा दिया है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी के बेसिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज अभी एक इशू चल रहा है, जैसे जिन जीएसटी की बात करते हैं, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब ये टैक्स उस स्टेट को मिलेगा जहाँ पर सामान बिकेगा, सेल होगा। तो इस केस में उन स्टेट्स को लॉस हो रहा था जो सामान का प्रोडक्शन करते हैं, मतलब उन्होंने काफ़ी मेहनत करके जो प्रोडक्शन है उसे स्टार्ट किया, लेकिन अब टैक्स तो वो वसूल रहा है जिसके यहाँ वो सामान बिक रहा है। तो ऐसे स्टेट्स को काफ़ी नुकसान होने वाला था जीएसटी में, जो प्रोडक्शन करते हैं लेकिन उनका सामान जो बिकता है वो दूसरे राज्यों में बिकता है। तो उन्हें कंपनसेट करने के लिए जीएसटी में कंपनसेशन का प्रावधान था, जिसमें सरकार ने उन्हें कमिट किया था कि आने वाले 5 सालों तक उन्हें उनके लॉस के लिए कंपनसेट किया जाएगा। तो सरकार ने 3 सालों तक तो उन्हें कंपनसेट किया, लेकिन इस साल कई सारे कारणों से जो सेस लगाया जा रहा था कंपनसेशन के लिए वो बहुत कम आया है। तो सरकार बहुत दुविधा में है। एट द सेम टाइम जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी कह रही हैं कि लॉकडाउन लग गया था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद हो गई हैं, हमारे पास भी रेवेन्यू नहीं है, तो आप कंपनसेशन का पैसा दीजिए तब हमारा काम चल पाएगा। कोरोना वायरस में जो लॉकडाउन लगा था उसकी बात कर रहे हैं। एक और तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है क्योंकि सेस आया नहीं है, एक्टिविटीज़ बंद हो गई थी इकोनॉमिक वाली, और राज्यों के पास भी पैसे नहीं हैं तो पैसे मांग रहे हैं। तो काफ़ी क्लैश चल रहा है इस समय। इवन कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जो रूलिंग पार्टी के स्टेट्स हैं, मतलब बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है वहाँ पर जिनकी सरकारें हैं उनके भी ये कंसर्न्स हैं कि आप हमें हमारा कंपनसेशन तो दीजिए, नहीं तो हमें दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने जो अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल, उनसे राय मांगी थी सरकार ने कि आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। तो अभी उनका तो यही राय है कि जो लॉस है हमें उसे कंपनसेट करना चाहिए, और उसके लिए जो भी कंपनसेशन कमिट किया गया है वो दिया जाना चाहिए। तो चलिए ये तो एडवाइस की बात हो गई। अटॉर्नी जनरल जो हैं वो जो सुप्रीम कोर्ट में प्राइमरी लॉयर होते हैं, बात हो गई, एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं आर्टिकल 76 क्लॉज 1 के तहत, और प्रेसिडेंट के प्लेजर के तहत ही अपने पद पर रहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति ही अपॉइंटेड हो सकता है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की काबिलियत हो, मतलब वो क्वालिफाइड हो उसके लिए, और भारत का नागरिक हो। कुछ और भी क्वालिफिकेशन है, जैसे कि वो हाई कोर्ट में 5 साल तक जज के तौर पे काम किया होना चाहिए किसी भी स्टेट में, या फिर उसके पास हाई कोर्ट में एज एन एडवोकेट 10 साल का एक्सपीरियंस हो। वो एमिनेंट ज्यूरिस्ट भी होना चाहिए प्रेसिडेंट की निगाह में, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। जो अगला प्रश्न है वो आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल के बारे में है। पहला स्टेटमेंट यह है कि एएफटी के अगेंस्ट में अपील के सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है, और दूसरा यह है कि आसाम राइफल्स, कोस्ट गार्ड, ये सब इस ट्रिब्यूनल के परव्यू के बाहर हैं। तो सही जवाब बताइए। अगर आपने सही जवाब सोच लिया हो तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट बताए गए हैं। दिल्ली बेस्ड प्रिंसिपल बेंच जो आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल की है उन्होंने अभी ऑनलाइन प्रोसीडिंग स्टार्ट की थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, दैट्स वाई देवर इन न्यूज़। तो जो एएफटी है ये एक प्रकार का मिलिट्री ट्रिब्यूनल होता है जिसे 2009 में स्टैब्लिश किया गया था आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल एक्ट 2007 के तहत, और 169 जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी उसमें भी इसे रिकमेंड किया गया था। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार इस बारे में बोल चुका है। चेयरपर्सन वही व्यक्ति हो सकता है एएफटी का जो कि सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज हो या फिर रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो किसी हाई कोर्ट का। कंपोजिशन में देखिए 2 मेंबर्स होते हैं, एक जुडिशियल मेंबर और एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर। जुडिशियल मेंबर तो जज होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर आर्म फोर्सेस का ही कोई ऑफिसर होता है जिसके पास मिनिमम रैंक मेजर जनरल या उसके इक्विवेलेंट या उसके अबव रही हो। जो अगला प्रश्न है वो ईपीआई के बारे में है, एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2020। कौन इसे रिलीज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन। बताइए। अगर आपने सही जवाब सोच लिया हो तो बी इसका आंसर है, नीति आयोग। नीति आयोग ने अभी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स जारी किया। उद्देश्य यही था कि पता कर सकें कि कौन सा स्टेट कितना तैयार है एक्सपोर्ट को एनहेंस करने को लेकर। 4 पैरामीटर्स हैं इसकी, पॉलिसीज़ कैसी हैं, बिजनेस इकोसिस्टम कैसा है, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम कैसा है, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस कैसा है। 11 सब पिलर्स भी इसमें बताए गए हैं। अगले प्रश्न में आपसे ये पूछा गया है कि लक्कम वाटरफॉल्स ये जो है किस नेशनल पार्क का पार्ट है, कहाँ पर ये आपको मिलेगा? इराविकुलम नेशनल पार्क में, इंद्रावती नेशनल पार्क में, संजय गांधी नेशनल पार्क में, या फिर मंडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क में? इसका सही जवाब देखिए ए है, आपको ये इराविकुलम नेशनल पार्क में मिलेगा। इसे लक्कम वाटरफॉल्स या लक्कोम वाटरफॉल्स के नाम से जाना जाता है। ये जो इराविकुलम स्ट्रीम है जो कि पंबा रिवर की आप ट्रिब्यूटरी बोल सकते हैं, उसी का पार्ट है, वहीं पर आपको ये मिलता है। और ये इराविकुलम जो नेशनल पार्क है उसी में आपको मिल जाएगा। वेस्टर्न घाट में ये नेशनल पार्क मिलेगा केरला में, ठीक है, और ये केरला का फर्स्ट नेशनल पार्क भी था।
जो अगला प्रश्न है उसमें पहला स्टेटमेंट ये है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहला ऐसा नेशनल पार्क था जिसे प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव में चुना गया था। और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये है कि जो बनेरघट्टा नेशनल पार्क है वो फर्स्ट बायोलॉजिकल पार्क था इंडिया का जिसे फेंस किया गया, चारदीवारी लगाई गई, एलिफेंट सेंचुरी भी बनाई गई। तो ये एक फेंस्ड फॉरेस्टेड एलिफेंट सेंचुरी है। सही जवाब देखिए सी है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का, 1936 में स्टैब्लिश किया गया था, तब इसका नाम हेले नेशनल पार्क था, जहाँ पर इंडेंजर्ड बंगाल टाइगर्स को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा रहा था। ये आपको जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, वहाँ पर मिलेगा। जिम कॉर्बेट एक वेल नोन हंटर और नेचुरलिस्ट थे। बनेरघट्टा नेशनल पार्क आपको कर्नाटका में मिलेगा, 1970 में से फाउंड किया गया था। कोर्सेज में देखिए CSU लॉन्च हो चुका है आज से, और इसमें कई सारे स्टूडेंट्स इनरोल हो चुके हैं, वो अपनी क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आप भी इनरोल होना चाहते हैं तो video.onias.in पे जाके खुद को इनरोल कर सकते हैं। कल के मैपिंग के पार्ट में हम रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस पूछेंगे। आज मैंने नेशनल पार्क ही पूछ लिया था, आपका तैयार तो था ही, तो आप इसे सरप्राइज़ के तौर पे ले सकते हैं। कल हम रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस का जो पार्ट है उसे नेक्स्ट सेशन में आपसे पूछेंगे, ठीक है। तो चलिए इस सेशन में यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।